हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वी पैसे और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। देखिए, आपकी यूनिवर्स की थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट की थी और पिछले वीडियोस में हमने ब्रह्मांड की जो निर्माण है उसकी 4-5 सिद्धांतों पे बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे दैवीय सिद्धांत ब्रह्मा विष्णु महेश को इस सृष्टि का रचना पालक और संहारक की भूमिका दी गई। कैसे हमारे 9 अलग-अलग ब्रह्मांड हैं, वो एक साथ आते हैं, तो हमारा ब्रह्मांड बड़ा और छोटा होता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में एक्सो स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हो। चलिए, आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ब्रह्मांड चूँकि दोस्तों रोमांच से भरा है, आपकी जानकारियों से भरा है। आप जितना इसके बारे में जानो, आपके लिए उतना ही बेहतर है और आपको उतना ही रोचकता प्राप्त होगी। शुरुआत में थोड़ा आपको एक हेक्टिक लगेगा, बट अब जैसे-जैसे इस चीज़ को जानना शुरू करोगे, आपके रोमांच, आपकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत जो है प्रयास लगता है और टाइम निकाल के इन चीज़ों को बनाना होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो आपका कुछ नहीं जाता है, आप बस लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगा और हम भी ऐसे-ऐसे अच्छे वीडियोज़, अच्छे प्रयास लाते रहेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इस तस्वीर को। वास्तव में ये तस्वीर आपको क्या दिखेगी? कुछ लोग इसको डीजे लाइट भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको जुगनू भी बोल सकते हैं, कुछ लोग आसमान में टिमटिमाते हुए तारे भी बोल सकते हैं। तो वास्तव में दोस्तों आसमान में टिमटिमाता हुआ तारों का जन्म स्थल है, तारों का गर्भ है, जहाँ पर हमारे तारों का जन्म होता है। यानी आप कह सकते हो कि ये तारों के लिए उसकी माँ है। यहीं पे आपकी तारों का जन्म होता है और इस जगह को हम लोगों ने नाम दिया है द नेबुला। यानी इसको हम लोग बोलते हैं नेबुला। अब ये साफ नेबुला नहीं है दोस्तों, ये आपकी ब्रह्मांड की नेबुला है। यानी जब महाविस्फोट हुआ था, जो आपने पिछले वीडियोस में द बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, तो जब महाविस्फोट हुआ तो उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे गैस और धूल जो है ब्रह्मांड में चारों तरफ बिखर गए। ये वास्तव में वही धूल और गैस के झुंड है और इसी में से निर्माण होता है आपके आपके पृथ्वी से अरबों खरबों असंख्य गुना बड़े तारों का, जिनके पास अपनी रोशनी होती है, जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और जो बहुत ही बड़े होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग रंग क्यों दोस्तों? एक तो देखिए, प्रकाश का यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन वाली घटना है, ये कभी फिर पढ़ लेंगे। दूसरा, यहाँ पर देखिए अलग अलग रंग के आपको तारे दिखेंगे। जैसे यहाँ नीला दिखेगा, यहाँ आपको आपकी एक सियान कलर दिखेगी, स्काई कर सकते हो, यहाँ पर आपको येलो स्टार दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों? ये बताता है आपके तारों के अलग अलग तापमान को। जो आपका पीला तारा है, ये आपका नया तारा है, यानी अभी ये युवा अवस्था में है, अभी इसका बहुत जीवन बाकी है। जबकि आपके जो नीले तारे हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, इसके पास असंख्य ऊर्जा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है आपकी सूरज से। इसलिए यहाँ पर अलग अलग आपको दिखेंगे। कुछ यहाँ पर है, एक ब्लैक डॉट जैसा भी आपको दिखेगा, ये वास्तव में एक तारा है जो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में है, जिसको आप कह सकते हो कि ये तारा जो है अब मरने वाला है। इसको ब्लैक ड्वार्फ भी बोल सकते हो, अगर ये बहुत बड़ा होगा तो ब्लैक होल भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से, अगर आपने इसको सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो दबा के कर लो। स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में है क्या दोस्तों? सौरमंडल में पहले सूरज और उसके 9 परिवार हुआ करते थे और उसके बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे, यानी उसके जो उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, आपकी एक पूरी केपलर बेल्ट थी, पूरी आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट हुआ करती थी। लेकिन अभी देखो, इसमें थोड़ी-सी छेड़छाड़ हुई है 2006 में। 2006 में जो इसके सूरज और उसके जो आपके 9 मेन सदस्य हुआ करते थे, उसमें से एक सदस्य को बाहर भगा दिया गया। अब ऐसा क्यों? इसके बारे में हम लोग डिटेल तो अगले बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में उस ग्रह का नाम बता सकते हो जिसको 2006 में ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अभी उसको हम लोग बोलते हैं बौना ग्रह। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस ग्रह को 2006 में बौना ग्रह का दर्जा दिया गया और सौरमंडल से के मेन आपके सदस्यों से उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर अभी वर्तमान में आपके कौन है? तो भाई सबसे मेन घर के हेड पापा, पापा या मम्मी जो भी बोल लो, आपके सूरज, यही आपका मेन है और इसी के चारों तरफ आपकी पूरी खेल, पूरी संरचना, पूरा आपका माजरा है। पूरे सौरमंडल के 99% ऊर्जा और 99% द्रव्यमान इसी भाई साहब के पास है, या बहन जी जो भी हैं। और उसके बाद छोटे-छोटे ये हमारे ग्रह, जो इसके हिसाब से बहुत छोटे हैं, हमारे हिसाब से ये बड़े और छोटे दोनों हैं। तो सबसे पास में है आपका बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी, फिर हमारा शुक्र, जिसको बोलते हैं आपका वीनस, यानी सुंदरता की देवी भी इसको बोलते हैं।
फिर हमारा अर्थ पृथ्वी हमारे जीवनदायिनी ग्रह, फिर मार्स हमारा मंगल, फिर बृहस्पति जिसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर, सैटर्न यानी शनि, और फिर अरुण जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेनस, और फिर नेपच्यून वरुण। ये वर्तमान में सूरज और उसके 8 मेन ग्रह हैं, और इसके बहुत सारे छोटे छोटे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और क्यूपर बेल्ट वगैरह भी हैं इस हमारे सौरमंडल में। और इसके अलावा भी बहुत सारे धूल कण भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये सौरमंडल बना कैसे। ब्रह्मांड के बारे में तो चर्चा हो गई, अब थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो बहुत सारे लगभग 50 से भी ज़्यादा थ्योरीज हैं, लेकिन मेन यहाँ पर 2 थ्योरी है, और उसी पे बेस्ट हमारे यहाँ पर 5 अलग अलग थ्योरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। पहला है आपका सोलर नेबुलर थ्योरी। अब नेबुलर थ्योरी क्या है, अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई नेबुला की, तो अगर आपने नहीं देखा बैक करके उसको देखो भाई। तो यहाँ पर नेबुला थ्योरी है, डिटेल करेंगे। दूसरा थ्योरी आपका द टू स्टार थ्योरी, या इसको कैप्चर थ्योरी भी बोलते हैं। तीसरा है यहाँ पर डस्ट क्लाउड थ्योरी, यानी धूल बादल सिद्धांत कह सकते हो आपको। फिर यहाँ पर है चौथा द प्लैनेट सिमल थ्योरी, या इसको हम लोग प्रोटो प्लैनेट थ्योरी भी बोलते हैं। और पांचवा द टाइडल थ्योरी, यानी तरंगीय सिद्धांत। पांचों के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए द नेबुला थ्योरी की। तो नेबुला थ्योरी बोलता क्या है? नेबुला थ्योरी कहता है कि भाई, जब सूरज का जन्म हो रहा था ना नेबुला में, तो उधर से ही आपका उसके आसपास क्या हुआ कि गैस और धूल के कारण सूरज बन रहा था। तो उसके साथ साथ जो उसके आसपास धूल कण की एक पतली सी चादर भी थी। जैसे ही वो सूरज बना और सूरज में नाभिकीय संलयन स्टार्ट हुई, सूरज ने घूमना शुरू कर दिया अपने अक्ष पे। अब जब सूरज ने घूमना शुरू कर दिया, तो उसके आसपास जो धूल कण है वो भी इसके साथ घूमना शुरू कर दिए। और उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे वो ठंडे होते गए। ग्रेजुअली कूल श्रिंक एंड अप्रोचेस स्फेरिकल से, यानी धीरे धीरे वो ठंडे होते गए, सिकुड़ते गए, और फाइनली उन्होंने एक गोलाकार रूप ले लिया। अब कितना गोलाकार, ये तो वैज्ञानिक समय समय पर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी पृथ्वी आपकी जो कह सकते हो ऑरेंज और अभी सलजम के जैसी हो गई है दोस्तों। तो देखिएगा, फिर कभी बदल ना जाए हमारी पृथ्वी का आकार। ये हमारे साइंस की खूबसूरती है कि हमेशा उसमें सुधार की और नए नए प्रयोगों की गुंजाइश बनी रहती है। फिर से आपको तस्वीर दिखाता हूँ नेबुला की। ये वही धूल और गैसों का झुंड है जहाँ पर तारों का निर्माण हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, एक तारे का निर्माण हो रहा है, उसके आसपास आपको हल्की हल्की यहाँ पर गैस दिखेगी। जब ये तारा बनेगा और इसमें आपके नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगी। नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें दो छोटे छोटे जो नाभिक हैं, जैसे हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ेंगे आपस में, और जुड़ने के बाद वो बनाएंगे हीलियम, और इसके साथ साथ निकलेगी बहुत सारी असीम ऊर्जा। ठीक है, तो ऐसा इनेबलर थ्योरी यही बोलती है कि भाई साहब, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था 5 बिलियन साल पहले। यहाँ पर एक गैस का झुंड था, और इसमें से देखिए कि बीच में तो एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन साथ साथ उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे हिस्से यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। और फिर ये चक्री का रूप ले रहा है, यानी एक डिस्क फॉर्म में। आपकी तस्तरी या चक्री बोल सकते हो कि वो ऐसा कुछ रूप ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट, यानी आपके हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या निकल रही है? बहुत सारी ऊर्जा। तो जब आपके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो ये भाई साहब घूमना शुरू कर देंगे एनर्जी के कारण। और एनर्जी के कारण जब वो खुद पे घूमना शुरू कर देंगे, तो इसके आसपास जो ये गैस का है वो भी इसके साथ घूमना शुरू करेगा, इसके आकर्षण के कारण। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देखिए, तो बोलता है कि जो 99% ऊर्जा तो हमारे सूरज के पास ही है। और यहाँ पर वो आपस में जुड़ते चले गए, घूमते चले गए, और धीरे धीरे ऐसा कुछ ये बनाए इन्होंने। जो आसपास के जो झुंड थे, जो आसपास का गैस था सूरज के आसपास का, उन्होंने आपस में जुड़ करके क्या बना दिया? ग्रह बना दिया। ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया। एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह बना दिया। कोमेट उछल तारा बना दिया। और हमारे चंद्रमा जैसे, चंदा मामा जैसे अनगिनत संरचनाओं का निर्माण किया। और वर्तमान समय में देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कुछ ऐसी हमारे सौरमंडल की संरचना है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि 5 बिलियन साल पहले गैस यहाँ पर जमा हुआ। उसके बाद इन्होंने गैस आपस में जुड़ते चले गए। फिर यहाँ पर जो मेन हिस्सा था, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, नाभिकीय संलयन, जिसके कारण वहाँ पर ऊर्जा बनती है। उसके कारण वो अपने एनर्जी के कारण घूमना शुरू कर देता है। और घूमने के कारण जो ये बाहर में जो आपकी ऑरेंज कलर में दिख रही है हल्की हल्की जो गैसेस थी, वो भी इसका चक्कर लगाएगी। और चक्कर लगाने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाएंगे, और जितना जो जुड़ पाया उस हिसाब से उसने
उस वैसा आकार ले लिया ग्रह, उपग्रह और क्षुद्रग्रह पुच्छल तारों का। ये आपकी पहली थ्योरी थी। अब बात करते हैं कि भाई क्या सभी तारे एक जैसे होते हैं? क्या सभी तारों का जन्म एक जैसा होता है और क्या सभी एक जैसे मरते हैं? तो नहीं। सबसे पहले एक छोटी-सी जर्नी देख लेते हैं तारों की कि वो बनते कैसे हैं, मरते कैसे हैं। तो देखिए भाई साहब, ये तो रही आपकी नेबुला। इस नेबुला में आपके डस्ट क्लाउड आपस में देखिए यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं, डस्ट क्लाउड यहाँ पर और ज़्यादा पास आ गए और फाइनली यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं द प्रोटोप्लैनेट स्टेट, सॉरी प्लोटोस्टारियल स्टेट है आपका। और यहाँ पर आपकी मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हुई और फिर वो इस तरह से मेन तारों के रूप में बना। अगर वो स्टार्ट बहुत छोटे समय के लिए हुआ होगा, यानी बहुत कम ही गैस की मात्रा जमा हो पाई, तो वो बन जाएगा ब्राउन ड्वार्फ यानी भूरा बौना तारा। अगर वो ठीक-ठाक हुआ होगा तो कुछ इस तरह से आपका मेन सीक्वेंस स्टार बनेगा यानी मेन तारा बनेगा, जैसे कि हमारा सूरज। और उस आधार पे फिर जब वो मरेगा, तो मरेगा कैसा दोस्तों? वो मरेगा लाल दानव के रूप में। यानी तारों का अलग-अलग आकार है। जो आपके छोटे तारे हैं, सूरज से 1.33 गुना छोटे तारों को 3 आकार में बाँटा गया है। सूरज से 1.33 छोटे, सूरज का आकार और सूरज से 1.33 गुना बड़े। तो यहाँ पर बोला गया कि जो सूरज से 1.33 छोटे हैं, वो तो आपके भूरा बौना तारा बन के खत्म हो जाएगा। जो सूरज के आकार के हैं, वो अभी देखिए सूरज भी आज से 5 बिलियन साल सूरज जी चुका है और आज से 5 बिलियन साल बाद सूरज मरेगा। क्योंकि जो भी इस ब्रह्मांड में आया है, बना है, जन्म लिया है, उस सबको एक ना एक दिन जाना है। तो कोई मोह माया नहीं रखना है दोस्तों, ईमानदारी से अपने फर्ज को और अपने कर्तव्य को निभाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका मेन सीक्वेंसिंग स्टार यानी सूरज के जैसा कुछ बनता है और फाइनली यहाँ पर देखो जब ये मरेगा तो ये इसकी आकर्षण शक्ति खत्म होती जाएगी, जिसके कारण इसका बाहर का हिस्सा है ना, इसके खिंचाव बल कमजोर होने के कारण वो फैलता जाएगा और फैलते फैलते वो हमारे पूरे सौर मंडल को निकल जाएगा। अभी देखो सूरज इतना छोटा है, जब ये मरेगा ये फैल करके बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरा का पूरा सौर मंडल को अपने अंदर खत्म कर देगा और हमारी पृथ्वी भी राम नाम सत्य है। यानी प्रकृति में विनाश ही सृष्टि की नई रचना का निर्माण देता है। इसलिए कभी भी विनाश से डरना नहीं चाहिए दोस्तों। विनाश होगा तभी आपका नया सृजन भी होगा। और इसके बाद देखिए ये धीरे-धीरे आपका पहले तो ये फैलेगा, उसके बाद जब इसकी एनर्जी खत्म होगी, तो ये पहले बनेगा श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, क्योंकि अभी अंदर में थोड़ी बहुत ऊर्जा अभी भी जैसे कोयले को आप कोयला जलने के बाद भी, आग लगने के बाद भी कोयला को देखो तो कुछ समय तक वो लाल रहता है। तो ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा कि आपका वो लाल रहेगा। अगर आप उसपे पानी डालते हो कोयले पे तो वो देखोगे थोड़ा-सा उजला हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखो कि जब इसकी एनर्जी खत्म होगी, पहले तो आकर्षण खत्म होने के कारण सूरज फैलेगा, पूरे सौर मंडल के ऊपर वेट तक को निकल जाएगा। उसके बाद वो बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन तारा। और फिर जैसे-जैसे इसकी एनर्जी खत्म होती चली जाएगी, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आपका ब्लैक ड्वार्फ में यानी काला काला बामन तारा या काला बौना तारा बनेगा और अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो जाएगा। अगर ये थोड़ा बड़ा रहा सूरज से, तो क्या होगा? सूरज से अगर ये बड़ा रहता है तो फिर ये बनाएगा सुपरनोवा। यानी सुपरनोवा क्या होगा? ये बहुत बड़े विस्फोट को जन्म देगा। यानी ये विस्फोट के साथ मरेगा और विस्फोट के साथ मरने के बाद 3 संभावनाएँ बनती है, सॉरी 2 संभावनाएँ बनती है। या तो अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं है, तो वो बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार यानी बिल्कुल टिमटिमाता हुआ छोटा-सा तारा, ठीक है? जो आपके बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर इस विस्फोट के कारण बहुत ऊर्जा निकलती है, तो वो फिर बन जाएगा ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र। अब ये ब्लैक होल क्या होता है दोस्तों? ब्लैक होल ब्रह्मांड के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आकर्षण शक्ति बहुत तेज़ी से काम करती है। और ये इतना ज़्यादा इसका अट्रैक्शन फ़ोर्स है, ये इतनी तेज़ी से चीज़ों को खींचता है कि प्रकाश जैसी चीज़, जो शायद संभवतः इस ब्रह्मांड में अभी तक की सबसे तेज़ गति से चलने वाली चीज़ है, 3 लाख मीटर पर सेकंड, ये उसको भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देता और इसलिए ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जगह दिखेंगे जहाँ पर बिल्कुल ये इस तरह से काले धब्बे नज़र आएँगे और इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। इसके अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसा पूरे तारों का जन्म कुंडली है कि किस तरह से वो बनते हैं, कितने तरह के तारे होते हैं, कैसे-कैसे वो मरते भी हैं। ठीक है? अब दूसरी थ्योरी पे बात करते हैं। नेबुलर थ्योरी के बाद दूसरा थ्योरी है आपका प्लैनेट सिमल थ्योरी। ये क्या बोलता है? ये देखिए सिंपल सा चीज़ है, आपको एक बता रहा हूँ कि आप ऐसे समझो कि आप छत पे खड़े हो और बहुत तेज़ हवा जो है आपके पास से गुज़र गई। उसके कारण क्या होगा कि आपकी कुछ चीज़ें गिर सकती हैं। मान लो आप कॉप
पॉपकॉर्न लेके कहीं बैठे हो ऐसे जगह पे और बहुत तेज़ी से कोई ट्रक वाला या बहुत तेज़ी से आँधी आ गई और आँधी आके गुज़र गई। आपके कुछ पॉपकॉर्न्स बाहर निकल के गिर जाएँगे। सेम ऐसा ही कुछ ये थ्योरी बताती है दोस्तों। प्लैनेट सिमल थ्योरी ये बताती है कि सूरज के पास से ना बहुत पास से एक तारा बहुत तेज़ी से निकला। जब बहुत तेज़ी से निकला तो उसके आकर्षण के कारण, तेज़ी से निकलने वाले तारों के आकर्षण के कारण क्या हुआ कि सूरज से जो गैस के झुंड है, जो बाहरी लेयर है, उसमें से कुछ जो गैस है वो बाहर की तरफ खिंच गया और यही खिंचने के बाद ठंडा हुआ और सूरज का चक्कर लगाते-लगाते ये तारों का और सौरमंडल का निर्माण किया। ये थ्योरी आपके लगभग 1900 ईस्वी के आसपास आई थी और इसको सबसे पहले जो है प्रतिपादित यानी दिया था आपके फॉरेस्ट रे मोल्टन और आपके एक दूसरे भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टीसी चैम्बरलेन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थे। ये आपके इनका नाम कोई याद का नहीं है, बस आप थ्योरी याद रखिएगा। जो कुछ इस तरह का था कि पास से गुजरा, अब किसके कारण क्या हुआ कि सूरज से इस तरह से वो चीज़ें खिंच गई और यही जब ठंडी हुई और सूरज के आकर्षण के कारण चक्कर लगा रही थी इस तरह से, तो धीरे-धीरे इस सौरमंडल का निर्माण होता है। ये दूसरा थ्योरी बताती है। तीसरी थ्योरी देखिए क्या बताती है? तीसरी थ्योरी बता रही है कि आपका द टाइडल थ्योरी। टाइडल थ्योरी क्या है दोस्तों? टाइडल थ्योरी ये बताती है कि थोड़ा-सा अंतर है उसमें और इसमें। टाइडल थ्योरी बोलती है कि भाई ये यहाँ पर दूसरा वाला जो है ना, टाइडल थ्योरी बोलती है कि भाई आप कैसे बोल सकते हो कि आप रुके हुए हैं? सूरज से सिर्फ क्यों निकलेगा? क्योंकि सूरज भी तो है बड़ा और सूरज भी तो घूम रहा है। तो अगर दूसरा तारा सूरज के पास से गुजर रहा है, तो फिर सूरज भी तो उस पे बल लगाएगा। यानी दोनों ने एक दूसरे पे आकर्षण लगाया तो जो फ्लेयर है, जो हमने यहाँ पर देखा कि चीज़ें यहाँ पर निकली थी आपकी टाइडल के रूप में, जो हमने यहाँ पर इस फॉर्म में देखा था कि जैसे सूरज से निकला, तो सूरज भी बड़ा है और दोनों ने एक दूसरे पे आकर्षण लगाया और दोनों चूंकि गति कर रहे हैं, तो सिर्फ सूरज से नहीं निकलेगा, यहाँ पर दोनों से निकलेगा और उसके कारण क्या होगा ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका दोनों तारों से जो है तरंगे निकलेगी और उसके कारण फिर आपको यहाँ पर एक जो है गैसों का खिंचाव होगा जिसके कारण फिर आप देखोगे कि सौरमंडल का निर्माण होता है। जो टाइडल थ्योरी आपकी कुछ ऐसी बोलती है। फिर आपका ट्विन स्टार थ्योरी है। ये ट्विन स्टार थ्योरी क्या बताती है दोस्तों? तो इसको भी आप समझिए थोड़ा-सा। ट्विन स्टार थ्योरी ये बोलती है ना कि जब ब्रह्मांड में महाविस्फोट हुआ, द बिग बैंग हुआ, यानी ब्रह्मांड शुरुआत से ही 2 स्टार पे टिका हुआ है। यानी यहाँ पर सिंगल स्टार वाला और सिंगल स्टार जैसी कोई संरचना ही नहीं थी। 2 तारे थे जो दोनों आपस में जुड़वा-जुड़वा तारों का निर्माण हुआ था ब्रह्मांड की शुरुआत से ही। और इसी में बोला गया कि सूरज का एक जुड़वा तारा भी था जिसको बोलते हैं नेमेसिस, ठीक है? और ऐसा माना गया कि ये नेमेसिस ही था जिस पे आकाशीय पिंडों के कारण यानी कोमेट, पुच्छल तारा और बाकी किसी और तारे के टकराने के कारण क्या हुआ कि ये नेमेसिस आज के समय में खत्म हो गया और इसी के टुकड़े हैं जो हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? यानी ट्विन स्टार थ्योरी ये बताती है कि ब्रह्मांड के निर्माण से हमेशा जब भी तारों का जन्म होता है वो हमेशा जुड़वा तारों का जन्म होता है और उसी में से हमारा एक तारा जो सूरज का जुड़वा तारा था नेमेसिस, वो खत्म हुआ और उसी नेमेसिस के कारण यहाँ पर जो है उसके टुकड़ों के कारण यहाँ पर क्या बना, हमारा सौर मंडल बना। और इस सौर मंडल को इस कारण से देखिएगा कि आज नेमेसिस हमारे पास नहीं है। ये चौथी थ्योरी है जो 1980 के समय में दी गई थी आपकी रिचर्ड मुलर के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे। तो यहाँ बस जुड़वा तारे का आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, नहीं तो आप सीधा-सीधा इस और इसी को बोला जाता है दोस्तों कैप्चर थ्योरी भी, तो आप याद रखिएगा। 5वीं थ्योरी बताती है डस्ट क्लाउड थ्योरी। ये क्या बताती है दोस्तों? ये बताती है कि आपका कुछ इस तरह की संरचना रही थी कि सूरज है और दूसरे तारे जब यहाँ से गुजरे या फिर यहाँ पर ब्रह्मांड में जब सूरज का जन्म हो रहा था, तो वहाँ पर जो आपके गैस यहाँ पर घूम रहे थे, तो उन गैसों में क्या हुआ कि जो सूरज के पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो पास के गैस थे, उसमें धूल भी होंगे, उसमें आपकी बर्फ भी होगा, उसमें आपका चट्टान भी होगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपकी ब्लू कलर दिखा रहा है, ये ब्लू कलर दिखा रहा है बर्फ और गैस को, जबकि रेड कलर से ये दिखाया जा रहा है चट्टान को। तो डस्ट क्लाउड थ्योरी ये बताती है कि सूरज के पास जो आसपास जो गैस और गुब्बार जो घूम रहा था, उसमें क्या हुआ कि सूरज के पास वाले क्षेत्रों में सूरज की गर्मी के कारण ये गैस और बर्फ जो है खत्म हो गए और इस कारण से देखोगे कि द पेबल एक्सप्लोरेशन में क्या दिखा
कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुरुआती के 4 ग्रह जो हैं, जो आंतरिक ग्रह भी जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 जो हैं, और आपका जो हमारे क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये चट्टानी संरचना की बनी हुई है, यानी हमारे स्ट्राइड वगैरह भी जो आते हैं वो चट्टानी है। जबकि बाद के आप 4 जो देखोगे, जो कि आपकी इनवर्ड स्कैटरिंग ऑफ सीसी बॉडी जिसको लिखता है, कि यानी जो आपकी इस तरह की चीज़ें जो थी, गैस, जो सूरज के आकर्षण के कारण खींची, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा दूर थी, उसके कारण क्या हुआ कि सूरज की गर्मी यहाँ पर उतनी नहीं पड़ी, जिसके कारण गैस और बर्फ के ग्रह भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जबकि पास वाले में बर्फ और गैस के ग्रह एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि सूरज की गर्मी यहाँ पर बहुत है, जिसके कारण गैस जो है बहुत हल्की हो गई, और उस कारण से वो कभी भी एक दूसरे से संघनित नहीं हो पाई, यानी जुड़ नहीं पाई, और बर्फ यहाँ पर पिघल करके खत्म हो गई। इसलिए जो पांचवी थ्योरी जो आपकी डस्ट क्लाउड थ्योरी है, ये बताती है कि इस कारण, यही वो कारण है जिसके कारण आप देखोगे कि जो आंतरिक ग्रह हैं, आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों, और आपके क्षुद्र ग्रह जो हैं, ये चट्टान से बने हैं, जबकि आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये या तो गैस से बने हैं, या फिर आपके जो है लगभग आपके बर्फ के से बने हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये थ्योरी पसंद आएगी। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दोगे ना, और अटेंशन बिल्कुल एकाग्रचित होकर देखोगे, तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी लगेगी, और ब्रह्मांड आप में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देगा कि आखिर ब्रह्मांड में किन क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब, लिंक यहाँ भी दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ ही साथ आप पर्यावरण का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब मानसून आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बड़ों का सम्मान करें, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़ के है दोस्तों, कि सरकारी संपत्ति, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हमारे दुर्ग हो, चाहे किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति हो, प्लीज़ 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 उसकी रक्षा करें, उसकी गरिमा को बना के रखें। उसको किसी भी तरह से ना तो जलाएँ, ना उस पे अपने नाम लिखें, क्योंकि इससे आपकी उस संपत्ति का नुकसान होता है, और उसकी गरिमा धूमिल होती है। साथ ही साथ आपके भारत का भी नाम खराब होता है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।